हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू बायोविस्टा। मेरा नाम है आकांक्षा सेंगर और मैं एक बायोलॉजी एजुकेटर हूँ। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डाई हाइब्रिड क्रॉस को खत्म कर लिया था, उसमें हमने फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशो की बात कर ली थी। फॉर्कलाइन मेथड कैसे यूज होता है, फॉर्कलाइन मेथड को कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में हमने डिटेल बात कर ली थी। फिर आए थे हम क्रोमोसोमल थ्योरी पे, जो कि किसने दी थी, सटन और बोवेरी ने, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद मैंने लास्ट में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था टीएच मॉर्गन का, कि भाई बोवेरी ने और सटन ने ये तो प्रूव कर दिया कि कहीं ना कहीं जो मेंडल कह रहे थे और जो सटन और बोवेरी का कहना था वो कहीं ना कहीं मैच कर रहे थे। ठीक है, वो पॉइंट्स भी हमने लिख लिए थे कि कहाँ कहाँ पे उनके माइंडसेट जो है वो मैच हो रहे थे या कहाँ कहाँ उनके रिजल्ट्स मैच हो रहे थे। उसके बाद मैंने बोला था कि जो उसका एविडेंस देने आया, ठीक है, यानी प्रैक्टिकल प्रूफ देने आया, वो कौन था, टीएच मॉर्गन। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे टीएच मॉर्गन के बारे में कि उन्होंने कैसे काम किया, या हर एक साइंटिस्ट अपने अपने नए एक्सपेरिमेंटल बेसिस के साथ आता है या ऑर्गेनिजम्स के साथ आता है। ठीक है, तो हर जैसे मेंडल थे, मेंडल किसके साथ आए थे, मेंडल पी प्लांट यानी कि पाइसम सटाइवम के साथ आए, मटर के साथ आए। ठीक है, ऐसे ही टीएच मॉर्गन ने भी किसी पे काम किया होगा, सटन बोवेरी ने भी किसी पे काम किया होगा। ठीक है, ये सारी चीजें। तो शुरू करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक, जो कि है टीएच मॉर्गन के इंट्रोडक्शन से हम शुरू करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन, ये पॉइंट जिन्होंने पहले मेरे जेनेटिक्स के लेक्चर देखे हैं उनको पता होगा कि इनको क्या बोला जाता है बेटा, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बोला जाता है। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन था बेटा, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स है टीएच मॉर्गन। ठीक है, अब जैसे अभी मैं बता चुकी हूँ कि हर कोई जो साइंटिस्ट होता है वो अपने अपने फेवरेट ऑर्गेनिज्म के साथ आता है। फेवरेट क्या, जिसको लगता है कि इस पे मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, इसमें मेरे रिजल्ट जो है वो ज्यादा एफिशिएंट निकल पाएंगे। ठीक है, सो बेसिकली उनका जो ऑर्गेनिज्म उन्होंने चूज किया था वो कौन सा था बेटा, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। ठीक है, इसी को हम फ्रूट फ्लाई भी बोल सकते हैं, फ्रूट फ्लाई। तो यहाँ पे क्या चीज हुई कि भाई पहला फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है, टीएच मॉर्गन है। उसके बाद कौन से ऑर्गेनिज्म पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, वो है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, जिसको हम फ्रूट फ्लाई भी बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाई ही सेलेक्टेड ड्रोसोफिला। अब ऐसा क्या था भाई कि उन्होंने सिर्फ ड्रोसोफिला को ही सेलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है, तो उसमें क्या होगा हमारा, उसमें अब आएगा पहला पॉइंट, इजी टू ग्रो इन लैब। एक तो लैब में बहुत इजीली ग्रो किया जा सकता था, पहला पॉइंट। दूसरा क्या था बेटा, शॉर्ट लाइफ स्पैन, और उनका लाइफ स्पैन कितना होता है बेटा, 2 वीक्स। ठीक है, शॉर्ट लाइफ स्पैन था, यानी लाइफ स्पैन छोटा था, जो कि था 2 हफ्तों का। अब सुनो, अब उसके बाद क्या आ जाएगा, अब इधर आएगा मेरा कि उसका सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ठीक है, अब इसका पहले मतलब समझ लो, जहां पे हम मेल और फीमेल को डिस्टिंक्ट कर पाए या आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। तो बेटा इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या है, देखो मेल और फीमेल हमें पता है कि मोस्टली एनिमल्स में होते हैं। ठीक है, जहां हम सेक्सेस या जेंडर के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पे आइडेंटिफाई कैसे कर सकते थे कि भाई कौन मेल कौन फीमेल, क्योंकि यहाँ पे फीमेल जो होती है बेटा वो लार्जर होती है कंपैरेटिवली टू द मेल। तो यहाँ पे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या है बेटा, फीमेल कैसी होगी, लार्जर होगी। ठीक है, और मेल कैसा होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, फीमेल लार्जर है तो ऑब्वियसली मेल कैसा होगा, स्मॉल होगा। अब लास्ट वाला क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग्स, यानी कि किसके बारे में बात कर रही हूं बेटा मैं, यहाँ पे कोई मेंडल वाला पॉइंट जैसे लार्ज सैंपल साइज, लार्ज सैंपल साइज। तो देखो कुछ कुछ पॉइंट्स देखा जाए तो हमारे यहाँ पे भी मैच हो रहे हैं। जैसे कि क्या मैच हो रहा है यहाँ पे, देखो मेंडल के लिए हमने सवाल पूछा था कि भाई मटर ही क्यों चुनी।
ठीक है। यहाँ पे ऐसे हमने क्या सोचा है कि भाई सिर्फ ड्रोसोफिला को क्या उसमें कुछ खास था या इनको बहुत अच्छी लगती थी, ऐसा कुछ नहीं था। वही सेम पॉइंट्स, इजी टू ग्रो, उधर भी हमने यही याद किया था, इजी टू ग्रो था। उसके बाद लाइफ स्पैन शॉर्ट है, उधर भी लाइफ स्पैन शॉर्ट था, ठीक है, मटर का भी। बस सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यहाँ पे नया पॉइंट आया है, क्योंकि एक्चुअल में हम यहाँ पे एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं, और जब भी हम एनिमल के बारे में पढ़ते हैं तो ये पक्का हमें पता होता है कि हम जेंडर्स के बारे में तो यहाँ पे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इसलिए यहाँ पे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म वाला एक पॉइंट याद रखना है। ऐसे याद रखना, फीमेल्स ना आजकल बड़ा मतलब कहते हैं ना, औरतों को समझना मुश्किल है, ठीक है। भले ही कहते हैं ना मेल कुछ भी हो, पर फीमेल बड़ी समझने में, साइकोलॉजी उसकी फीमेल की पूरा जिंदगी लग जाती है मेल की, पर वो समझ नहीं पाता। ऐसे याद रखना कि यहाँ पे फीमेल की साइकोलॉजी तो बड़ी है ही है, उसकी बॉडी भी बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ ये ध्यान रखेंगे कि फीमेल बड़ी है, लार्जर है कंपैरेटिवली टू द मेल। और यहाँ पे क्या होगा, वही मेंडल वाला पॉइंट, मटर क्यों चूज की थी, क्योंकि लार्ज सैंपल साइज था। यहाँ पे भी ये है कि एक सिंगल मेटिंग में, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर दे रही हूँ बेटा, इन अ सिंगल मेटिंग, यानी केवल एक ही मेटिंग में बेटा ये लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बना देती है, यानी बहुत ज्यादा बच्चे बन जाते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे इन शॉर्ट लिख दिया ताकि आपको समझने में थोड़ा इजी रहे कि लार्ज सैंपल साइज है, ठीक है। अब हम क्या बात करने जा रहे हैं, याद करो अभी तक हमने जो बात की थी वो बहुत सिंपल थी कि भाई हमारे पास कैरेक्टर है, कैरेक्टर्स दो टाइप के हैं, डोमिनेटिंग है और रिसेसिव है, ठीक है। डोमिनेंट वाले कैसे होते हैं, उनको हम जो होता है हमारा कैपिटल अल्फाबेट से, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो रिसेसिव होता है उसको स्मॉल से करते हैं। यही सेम चीज हमने समझी थी। यहाँ पे थोड़ा सा केस जो है हमारे टीएच मॉर्गन ने हल्का सा अलग किया। उन्होंने क्या देखा, हम यहाँ पे क्या लिखने जा रहे हैं, ड्रोसोफिला के कैरेक्टर्स लिखने जा रहे हैं, तो मैं यहीं पे लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है ड्रोसोफिला के कैरेक्टर्स की, ठीक है। कौन सा डोमिनेंट है, ठीक है, और कौन सा रिसेसिव है, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे पहले सेपरेशन बना देते हैं। अब इधर देखो, यहां पे ड्रोसोफिला के कैरेक्टर की बात करेंगे, ठीक है। यहां पे कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है, ठीक है, और कौन सा रिसेसिव। अब यहां पे देखो, पहली बात करेंगे बेटा हम किसकी, बॉडी कलर की, ठीक है। पहले डोमिनेंट और रिसेसिव को मैं सिंबलाइज बाद में करूंगी, पहले लिख लेते हैं उसका कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है। बॉडी कलर, अगर बॉडी का कलर बेटा ब्राउन है, ठीक है, तो वो डोमिनेटिंग है। बट अगर येलो है तो वो कैसा है, रिसेसिव है। दूसरा पॉइंट, ठीक है। अब आएगी किसकी बारी, अब आएगी बेटा आई कलर की, ठीक है। आई कलर में क्या हुआ कि अगर आंखों का रंग रेड है तो वो डोमिनेंट है, और अगर आंखों का रंग आ गया सफेद यानी कि व्हाइट तो वो क्या होगा बेटा, रिसेसिव। थर्ड पॉइंट में मैंने क्या बात करनी है, उसके विंग्स के बारे में, विंग्स का साइज कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिख देते हैं विंग साइज, ठीक है। यहाँ पे हम उसके विंग्स के साइज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर नॉर्मल है तो फिर नॉर्मल ही लिखोगे, ठीक है, कि जैसे नॉर्मल हर ड्रोसोफिला में होता है, अगर वैसे ही दिख रहे हैं उसकी लेंथ वैसे ही तो फिर वो ठीक है। बट अगर रिसेसिव है तो क्या हो जाएगा बेटा, तो कंडीशन आएगी मिनिएचर वाली, मिनिएचर यानी कि शॉर्ट वाली कंडीशन, छोटे पंख होंगे उसके, छोटे विंग्स होंगे, ठीक है। अब देखो, अभी तक हमने क्या किया था, मेंडल वाला अगर हम याद करें तो क्या था कि हम उसी का अल्फाबेट यूज करते थे या उसी का लेटर यूज करते थे जो डोमिनेंट होता था, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अभी बोला है कि टीएच मॉर्गन ने केस अलग किया है, टीएच मॉर्गन ने यहीं पे उल्टा कर दिया। अब हम अल्फाबेट किसका यूज करेंगे, अब हम रिसेसिव वाले का यूज करेंगे, यानी इसका। और दोनों ही कैसे होंगे, स्मॉल, दोनों ही कैसे होंगे, स्मॉल। यहाँ पे कैपिटल का और स्मॉल का कोई खेल ही नहीं है, बस याद रखना स्मॉल कंपलसरी कर दिया उन्होंने। दूसरी चीज उन्होंने क्या कहा कि भैया मैं डोमिनेंट के साथ नहीं जाऊंगा, हर कोई डोमिनेंट को ही सपोर्ट करेगा, मैं नहीं, मैं कमजोर के साथ खड़ा हूंगा, यानी रिसेसिव के साथ खड़ा हूंगा, ठीक है। तो पहला आपको प्रोटोकॉल इसमें याद रखना है, क्या होगा, स्मॉल लेना है, ठीक है। उसके बाद जो नेमिंग होगी, यानी आप जो सिंबलाइज करोगे डोमिनेंट और रिसेसिव को, वो भी कैसे करोगे, वो भी रिसेसिव वाले के साथ करोगे, यानी रिसेसिव का अल्फाबेट यूज करोगे। और जो डोमिनेंट है तो उसको दिखाओगे कैसे कि ये डोमिनेंट है, वहां पे हम प्लस का यूज करेंगे। देखो मैं लिख के दिखा रही हूँ, यहाँ पे येलो है
ठीक है, बट ये रिसेसिव कैरेक्टर है तो इसके लिए सिर्फ आप ऐसे y रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। और अगर नहीं आ रहा, इधर दिख नहीं रहा होगा आई गेस, तो इधर देख लो, ठीक है। इसके लिए ये वाला आप ये दिखाओगे, ठीक है। डोमिनेटिंग है तो कैसे दिखाओगे, ब्राउन। पहले तो आपने यही सेम यूज कर लिया इधर, बट आपको क्या लगा देना है, प्लस, ठीक है। आप क्या लगा दोगे, इधर प्लस लगा दोगे, ये हो गया मेरा डोमिनेंट, ठीक है। अब सेम इधर आ जाओ, व्हाइट, ठीक है। इसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, इसके लिए मैं यूज करूंगी W। और अगर रेड है तो मैं क्या करूंगी, W में लिखूंगी, अगर डोमिनेंट है तो मैंने प्लस लगा दिया। सेम इधर आ जाओ, मिनिएचर, मिनिएचर का M उठा लो, यहाँ पे स्मॉल, और अगर नॉर्मल है तो M पे भी प्लस लगा दो। यहाँ पे क्या चीज दोबारा रिकॉल करनी है, एक साइड मेंडल को रखो, मेंडल ने जो लॉज दिए थे या मेंडल ने जैसे सिंबलाइज करना सिखाया था, और मेंडल ने बोला था कि नहीं भाई मैं तो डोमिनेंट की पहला अल्फाबेट उठा लूंगा, उसको कैपिटल कर दूंगा, और दूसरे रिसेसिव के साथ में उसको स्मॉल कर दूंगा। यहाँ पे उल्टा करना है। मॉर्गन, ये समझ लेना 2 मिनट के लिए ना, उनको मॉर्गन को मेंडल पसंद नहीं है, तो बस ऐसे याद रखना कि जो उन्होंने सिंबलाइज करवाया उसका जस्ट उल्टा इन्होंने करवा दिया। मेंडल डोमिनेंट के साथ खड़ा हुआ, मॉर्गन रिसेसिव के साथ खड़े हुए, ठीक है। मेंडल ने बोला कि मैं जो नेमिंग करूंगा वो कैसे करूंगा कि डोमिनेंट वाले का फर्स्ट अल्फाबेट उठा लूंगा। इसने बोला मैं रिसेसिव का उठाऊंगा। उसने बोला कि भाई मैं कैसे डोमिनेंट और रिसेसिव दिखाऊंगा कि डोमिनेंट वाले को मैं कैपिटल लेटर से दिखा दूंगा और रिसेसिव वाले को मैं स्मॉल से दिखा दूंगा। उसने कहा मैं नहीं मानूंगा। मॉर्गन ने क्या बोल दिया, मैं नहीं मानता, मैं क्या करूंगा, मैं दोनों को ही स्मॉल से दिखाऊंगा, बट जो डोमिनेंट है उसके ऊपर मैं प्लस लगा दूंगा। पहला था क्या कैरेक्टर, बॉडी कलर, बॉडी कलर डोमिनेंट है तो ब्राउन रहेगा, और अगर रिसेसिव है तो येलो। मैंने क्या किया, येलो का स्मॉल y उठा लिया, और मैंने सर कोई प्लस नहीं लगाया क्योंकि रिसेसिव कैरेक्टर है। इधर मैंने y प्लस लिख दिया क्योंकि ये डोमिनेंट था। इधर आ जाओ, आई कलर, रेड और व्हाइट, ये अंडरस्टूड है। मैंने W उठाया है व्हाइट का स्मॉल करके, ये हो गया रिसेसिव। और सेम स्मॉल वाली कंडीशन मैंने यहाँ भी लिखी है, बट मैंने यहाँ प्लस का यूज किया है डोमिनेंट बताने के लिए। देन विंग का साइज अगर नॉर्मल है तो फिर तो बढ़िया बात है, बट अगर नहीं है और विंग्स छोटे हो गए तो उसको हमने बोला मिनिएचर। मिनिएचर का मैंने M उठा लिया, उसको स्मॉल में मैंने यहाँ लिख दिया, और यहाँ पे नॉर्मल वाली कंडीशन में मैंने M पे प्लस लगा दिया। अब हम बात करेंगे बेटा आगे कि भाई कैसे और भी चीजें पैटर्न होते हैं। मॉर्गन ने बताया था, लिंकेज बताया था, मॉर्गन ने रिकॉम्बिनेशन बताया था, तो फर्दर हमारे बेटा वही टॉपिक्स रहेंगे। अभी तक बेटा हमने ड्रोसोफिला के कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लिया है बहुत अच्छे से, कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है, उसके बाद कहाँ पे हमें अगर प्लस का यूज करना है, कहाँ पे हमें प्लस का यूज नहीं करना है, ये सारी बात हम कर चुके हैं, ठीक है। अब हमें किसके बारे में बात करनी है, अब हमें करनी है कुछ क्रॉस बने हुए हैं हमारी एनसीईआरटी में, उनके बारे में, ठीक है। क्रॉस ए और बी के नाम से। जिसको नहीं पता कि मैं कौन से क्रॉसेस की बात कर रही हूँ, प्लीज अपनी एनसीईआरटी साथ लेके बैठना इसके बारे में, क्रॉस ए और क्रॉस बी के बारे में, ठीक है। इसके बारे में क्रॉस ए से मैं शुरू करूंगी, उसके बाद क्रॉस बी पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसा एनसीईआरटी बोलती है वैसे ही करेंगे भाई। एनसीईआरटी बोलती है कि पहले तो मेंशन तो करो कि क्रॉस ए की बात कर रहे हो, कर दिया, ठीक है। अब ये भी मेंशन करती है कि भाई हमें तो पता है क्रॉस किसके बीच में होता है, मेल और फीमेल के बीच में होता है, ठीक है। यहाँ पे जो हमें मेल और फीमेल लेने वो कैसे होने चाहिए, फीमेल जो होगी वो रिसेसिव होगी, ठीक है, और मेल जो होगा बेटा वो वाइल्ड टाइप होगा, यानी कि डोमिनेंट प्योर लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फीमेल कैसी है, फीमेल रिसेसिव है तो बॉडी का कलर कैसा होगा, हमने याद किया है, बॉडी का कलर होगा येलो। आंखों का कलर कैसा, रिसेसिव है तो व्हाइट में जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। यानी फीमेल इस टाइप की है, बॉडी येलो, आंखें सफेद, व्हाइट, ठीक है। यहाँ पे मेल की बात कर लो, मेल तो भैया डोमिनेंट है, वाइल्ड टाइप है, यानी बॉडी का कलर क्या रहेगा, ब्राउन। आंखों का कलर क्या होना चाहिए बेटा, आंखों का कलर रहेगा रेड, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई। चलो अब इनको जरा क्रोमोसोम पे इनके जीन प्लेस करें हम। ये देखो, अब कहोगे ये एरो क्यों आधा बना के छोड़ दिया, ये एरो नहीं है, इसको हम वाई कंसीडर करते हैं, इस पे कोई जीन लोकेट नहीं करते हम, ठीक है। जब भी हम क्रॉसिंग कराएंगे और कुछ अगर ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो इस पे कोई जीन नहीं लिखते, ठीक है, कोई जीन रिप्रेजेंट ही नहीं करते, ठीक है। चलो फीमेल रिसेसिव है, लिख लो वाई डब्ल्यू, ठीक है। इधर आ जाओ y प्लस डब्ल्यू प्लस, इधर क्यों नहीं लगाया मैंने y w में प्लस प्लस, लगा देती बेटा, मन मर्जियां नहीं करनी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है भैया, जो रिसेसिव है उसको रिसेसिव तो रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, और जो डोमिनेटिंग है उसको प्लस से ही तो रिप्रेजेंट करोगे कि भैया ये डोमिनेंट है। चल करवाते हैं क्रॉस इनका, ठीक है। अपने फेवरेट पार्ट पे आ जाओ, यानी पिनेट स्क्वायर बना लो, ठीक है, जल्दी से, ठीक है। ये तो आता है, इससे तो फेमिलियर हो, मेंडल वाले टाइम से करते चले आ रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम निकालेंगे अपना F1 निकालने जा रहे हैं। फीमेल को रख लो जल्दी से, फीमेल कैसी है,
वाई डब्ल्यू, वाई डब्ल्यू। इधर आ जाओ, मेल कैसा है, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस। और यहाँ पे ये सोच रहे हो कि मैम वाई डब्ल्यू बड़ा पास पास लिख रही है, चिपका चिपका के, लग रहा कंजूसी कर रही है जगह में। मैं कंजूसी नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे एनसीईआरटी भी बोलती है कि भाई इसको वाई डब्ल्यू को पास पास रखना है। क्यों? इसी के थ्रू बेटा, इन्हीं जो हम बना रहे हैं ना अभी क्रॉस ए और क्रॉस बी, इन्हीं के थ्रू हमें समझना है रिकॉम्बिनेंट्स और लिंकेज। ठीक है, यानी रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज हम इन्हीं क्रॉस के थ्रू समझेंगे। और इनका जो पास पास लिखना है या दूर दूर लिखना है, ये मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, अभी हम आगे बात करेंगे। पहले क्रॉस कर ले, यहां से क्रॉस कराओ, चलो बनाओ पहला क्रॉस। वाई डब्ल्यू, पहला वाला बच्चा बना दो, इंडिविजुअल बनाओ। और ये वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, बन गई एक फीमेल। दूसरी फीमेल बना लो, सेम ही बननी है, वाई डब्ल्यू, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस। मेल बनाओ जल्दी से, वाई डब्ल्यू, मेल बन गया मेरा, वाई डब्ल्यू ये। यानी 50% तो मेरे पास क्या बन गई है, फीमेल, और 50% मेरे पास क्या बन गए हैं बेटा, 50% मेरे पास बन गए हैं मेल। ये तो निकाल ली हमने F1 जनरेशन। ठीक है, जरा F1 जनरेशन चेक करो, यही है। F1 में मेरे पास फीमेल कितनी निकली है, कैसी निकली है, वाई प्लस वाई डब्ल्यू, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस। ठीक है, फीमेल देखो वाई डब्ल्यू, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस। मेल कैसा निकला है, वाई डब्ल्यू, आ गया वाई डब्ल्यू, और फीमेल बन गई हमारी। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। चलो अब क्या बनाएंगे, अब बनाएंगे F2। ठीक है, एनसीईआरटी में बस एक ही लिखा हुआ है, हमने भी तो देखो 50% कॉमन ही तो है, चाहे ये लिख लो ये लिख लो, तो उन्होंने एक ही बार लिख के खत्म किया है। इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि भाई बाकी तो लिखे ही नहीं है। तो ये कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि बाकी के कहाँ गए, सिर्फ ये एक मेल फीमेल लिख दी, एक मेल लिख दिया, भाई वो भी तो सेम ही है, तो उन्होंने बार बार लिखने की मेहनत ही नहीं करी, एक ही बार में काम खत्म कर दिया। चल F2 बनाओ, अब हम भी यही करेंगे। ठीक है, क्या एक फीमेल यहां से उठा लो, क्या थी, वाई डब्ल्यू, ये लो, और ये रही वाई प्लस डब्ल्यू प्लस। मेल उठाओ, वाई डब्ल्यू, और ये वाली कंडीशन। शादी करा दे भाई बहनों में, क्रॉसिंग कराए, मेंडल का फेवरेट काम था, कराते। ठीक है, चलो इसके लिए भी एक मिनट स्क्वायर बनाओ। F2 मैंने मेंशन ही कर दिया है कि अब हम बात कर रहे हैं F2 की। ठीक है, ऊपर से बनाते हैं थोड़ा सा, ताकि तुम लिंक कर पाओ अच्छे से कि एक्चुअल में हम बात करने की कोशिश क्या कर रहे हैं। ठीक है, चलो बनाओ। यहाँ पे अगेन फीमेल रख लो, और ऐसा बेटा कोई कंपलसेशन नहीं है कि हाँ इधर फीमेल ही रखनी है। ठीक है, मेल भी प्लेस कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं वैसे। ठीक है, चलो इधर करो वाई डब्ल्यू, और ये वाई प्लस डब्ल्यू प्लस। इधर आ जाओ मेल के साथ, वाई डब्ल्यू, और ये वाली कंडीशन। बनाना शुरू करें F2, चलो वाई डब्ल्यू, वाई डब्ल्यू। पहली फीमेल कैसे निकल गई, रेसेसिव। दूसरी फीमेल बना लो जल्दी से, क्या बनेगी, वाई डब्ल्यू और वाई प्लस डब्ल्यू प्लस। बन गई कंडीशन। मेल बनाओ जल्दी से इसका, वाई डब्ल्यू, पहला मेल बन गया, रिसेसिव बना। दूसरा मेल बनाओ, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, डोमिनेटिंग मेल बन गया, यानी डोमिनेट। चल मैच करते हैं फटाफट से। फीमेल को पहले मैच करेंगे। ठीक है, फीमेल कौन सी है मेरी, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस वाई डब्ल्यू। ठीक है, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस वाई डब्ल्यू बन गया, ऊपर नीचे कुछ नहीं, एक्स एक्स क्रोमोसोम पे तो लोकेट है ना। नेक्स्ट पे देखो वाई डब्ल्यू, मेरी भी फीमेल वाई डब्ल्यू निकली। चलो मेल देखो, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, ये रहा नीचे वाला हमने बनाया था वाई प्लस डब्ल्यू प्लस। दूसरा मेल देखो, वाई डब्ल्यू वाला मेल बना हुआ है मेरा, वाई डब्ल्यू वाला। ठीक है, यानी हम चारों बना चुके हैं बेटा बहुत अच्छे से। ठीक है, इसको ध्यान रहेगा। अब पहले यहाँ पे हम समझना शुरू करते हैं, एक चीज को ध्यान से सुनो। लिंकेज को पहले हम डिस्कस कर रहे हैं। याद करो, अभी मैंने कुछ टाइम पहले बोला था कि वाई डब्ल्यू में पास पास लिख रही हूँ, तो तुम्हें लग रहा होगा मैम जगह बचा रही है। ठीक है, एक्चुअल में मैं जगह नहीं बचा रही थी बेटा। ठीक है, कुछ क्रोमोसोम पे क्या होता है, जो जीन होते हैं ना हमारे, वो बहुत पास पास एक दूसरे से, मतलब बेस्ट फ्रेंड टाइप के होते हैं। ठीक है, कि भाई वो जाएगा तो मैं भी जाऊंगा उसके साथ, मैं अकेला तो कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, पेयर में जाना चाहते हैं, मतलब कि मैं उसके साथ ही बैठा हूं तो मैं ही जाऊंगा। जैसे नहीं होता है, स्कूल में हम जाते थे पहले तो क्या होता था, हम बैठते थे तो दूसरे के लिए सीट रिजर्व कर लेते थे, वो आने वाला होगा। ठीक है, इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं, नहीं अगर इसे समझ में आ रहा है। देखो, ज्यादातर हम किसके क्लोज होते हैं, अपने पेरेंट्स के ज्यादा क्लोज होते हैं या रिलेटिव्स के साथ। अगर पेरेंट कहीं जाते हैं थोड़ा दुख लगता है ना, यार हम घर में क्या करेंगे, अकेले हैं, मम्मी पापा पता नहीं कब तक आएंगे। ठीक है,
और ज्यादा दूरी किससे होती है? हमारी रिलेटिव्स के साथ। कहीं चले भी जा रहे हैं तो हमें फर्क नहीं पड़ रहा, क्यों? क्योंकि हमारा उनसे इतना कोई कनेक्शन नहीं है ना। सेम चीज यहां समझना, वाई डब्ल्यू, ये वाई डब्ल्यू वाले जो जीन है ना बेटा, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर वाला रोल प्ले करते हैं, समझ लेना। ये तुम्हारे पेरेंट है, ठीक है, तो बड़ा प्यार है ना इनसे, तो ये लोग कहीं अलग नहीं जाते, ठीक है। मम्मी पापा क्या है, आपस में साथ रहना चाहते हैं, कहीं अलग नहीं जा रहे, ठीक है, दोनों लोग साथ में। पर कुछ जीन ऐसे होते हैं भाई बहन टाइप से, जॉब लग गई, एक बेचारा बैंगलोर जा रहा है, कनाडा जा रहा है, दूर दूर हो गए, ठीक है। तो जब बेटा ये दूर दूर हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? जब, अब यहाँ पे हमें चीज क्या समझनी, लिंकेज, जहां पे जीन पास पास होंगे, ठीक है, वो लिंक्ड जीन है, ठीक है, लिंक्ड जीन, दोस्त, पक्के दोस्त, साथ रहने वाले, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, ठीक है। और जहां पे दूर दूर है, समझ लेना कि एक चला जाएगा एक रह जाएगा, बट जाएंगे बेचारे आपस में, ठीक है। अब इसको ध्यान से एक चीज और देखनी है, लिंकेज मैंने क्या बोला है, द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स, ठीक है। अगर बहुत पास पास है तो समझ जाना कि भैया ये एक दूसरे को कभी छोड़ नहीं सकते बेचारे, ठीक है। और जहां पे दूर दूर है वहां पे, जैसे क्रॉस बी में, क्रॉस बी में मैं दूर दूर लिखूंगी, क्यों लिखूंगी? क्योंकि वहां पे इतना कोई प्यार वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है, वहां दोस्ती वाला सिस्टम नहीं है, वहां दूर दूर ठीक है, तू जा रहा है चला जा, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट इधर क्या है, इधर इनको बड़ा प्यार है, ठीक है, आंखों का कलर और बॉडी का कलर एक साथ रह रहा है, आंखों का कलर और बॉडी का कलर एक साथ है, ध्यान रखना इस चीज को। चाहो तो इसको एक फॉर्मूले के साथ भी देख सकते हो, कैसे, यहां लिख लो, देखो, ठीक है, डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज, ठीक है। यानी कि देख लो, अगर डिस्टेंस बढ़ा, ठीक है, तो लिंकेज कम हो जाएंगे, ठीक है। अगर डिस्टेंस बढ़ा तो लिंकेज कम हो गया, और अगर डिस्टेंस कम हुआ तो लिंकेज क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी मैं जब एक अपना रिकॉम्बिनेंट वाला पार्ट बनाऊंगी तब समझेंगे उसको, ठीक है। अब इधर सुनो ध्यान से, लिंकेज की बात हो गई, अब जरा रिकॉम्बिनेंट पे आते हैं। देखो, मेरे पास दो टाइप के क्रोमोजोम है, ठीक है, एक तो ये क्रोमोजोम है और एक ये है, ठीक है। अब मान लो इसका कुछ हिस्सा, ठीक है, याद करो हमने अपने पहले लेक्चर में बात करी थी, जब मैंने क्रोमोसोम बना के दिखाया था तो उससे बताया था कि डीएनए ऐसे निकलता है, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन पे पैक होके जाता है, ठीक है, सारी चीजों की बात हमने कर ली थी। और जिसने वो लेक्चर नहीं देखा है, वो लेक्चर को वो ध्यान से देखो जाकर पहले, क्योंकि अगर नहीं देखोगे तो समझ नहीं आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ या मैंने क्या बताया था उस लेक्चर में। तो उसको प्लीज बहुत ध्यान से पहले उसको देखोगे जाके, फिर आगे बताओगे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, ठीक है, अलग अलग कलर से क्यों बनाए हैं उसका अभी मैं बता रही हूँ कि मैंने क्यों किया। आपको ये ध्यान रखना है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स में कुछ ये वाला हिस्सा जो बेटा है, ठीक है, ये मैं रिकॉम्बिनेंट बताने की कोशिश कर रही, रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। अब क्या हुआ, जब बीच में क्रॉसिंग ओवर होगी, ठीक है, जब क्रॉसिंग होती है तो मान लो इसका कुछ हिस्सा यहाँ से हटा लो और इसका कुछ हिस्सा यहाँ से हटा लो, ठीक है। अब क्या होगा कि भाई उसका कुछ हिस्सा इधर लग गया आके, और इधर वाले का कुछ हिस्सा कहाँ चला गया बेटा, ये वाला। अब बनाना नए तरीके का कॉम्बिनेशन बन गया, जैसे हम दो कलर्स को मिला के नया एक कलर बनाते हैं, तो हमने इसको क्या बोल दिया है कि भाई ये नए टाइप का कलर है, दोनों को कंबाइन करके हमने नया कलर बनाया। यहाँ पे भी क्या है, मैंने इसका कुछ पोर्शन हटा के इधर लगा दिया और इसका हटा के इधर, यानी अब मेरे पास जो भी इंडिविजुअल बनेंगे उनके पास कुछ अच्छा कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, अलग टाइप का कॉम्बिनेशन होगा, यानी वो अपने पेरेंट जैसे थोड़े से कम बनेंगे, वो एक नए मटेरियल के साथ, नए क्रोमोसोम के साथ आएंगे, ठीक है, नए इंडिविजुअल्स बनेंगे। इन्हीं को हमने बोला है रिकॉम्बिनेंस। एक्चुअल में यही है रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो आपके क्रोमोसोम का कुछ पार्ट जो है बेटा, वो वहां से हटके दूसरे वाले क्रोमोसोम पे लोकेट हो जाएगा और दूसरे वाले का पहले पे हो जाएगा, ठीक है। जैसे था ना हमारा 1 और 1 डैश, ठीक है, होते हैं ना क्रोमोसोम के पेयर होते हैं ना, 1 और 1 डैश, तो 1 का 1 डैश पे चला जाएगा और 1 डैश से 1 पे आ जाएगा, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, पेरेंट हमने कैसे लिए थे, पेरेंट थी मेरे पास ये वाली, ठीक है, क्रॉस कराया, कौन सी पेरेंट मिली, ये वाली, इतनी चीज ध्यान है। अब जरा इसी पेरेंट को, इसी फीमेल को दोबारा से यहाँ पे लिखते हैं और इसी मेल को यहाँ पे दोबारा लिखेंगे, ठीक है। क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अब हमें बात करनी है रिकॉम्बिनेंट्स की। F2 हमने निकाल लिया, F1 निकाल लिया, अब हमें बात करनी है रिकॉम्बिनेंट्स की।
F1 वाले जो हमें इंडिविजुअल मिले थे, अब वो दोबारा से मैं यहाँ लिख रही हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे बनाने हैं रिकॉम्बिनेंट्स। ठीक है, अब इधर ध्यान से देखो, चाहो तो मैं हटा दे रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे समझा दिया है, ये कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक है, बस रिकॉम्बिनेंट्स हमें लेमैन लैंग्वेज में समझना था। उठाओ फीमेल, फीमेल कैसी है और मेल कैसा है मेरा, देखो फीमेल है वाई डब्ल्यू वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, वाई डब्ल्यू वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, हो गया। मेल कैसा आया, वाई डब्ल्यू, यही था। अब दोबारा से पुनेट स्क्वायर बनाओ, ठीक है, और उससे पहले बस एक चीज करना, वो वाला क्रोमोसोम वाला पार्ट याद है, बस वही करो, यहाँ का उठा के यहाँ कर दो, यहाँ का उठा के यहाँ करो। ठीक है, अरे मिटा क्यों दिया, इसी को प्लस बना दे और प्लस को यहाँ मिटा दे, बन गया, बना लिए रिकॉम्बिनेंट्स। अब देखते हैं इस हिसाब से कैसे बनेगा। ठीक है, पुनेट स्क्वायर यही बना रही हूँ, ध्यान देना थोड़ा सा। ठीक है, मेल को थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूँ, ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखो इधर, y प्लस डब्ल्यू वाई डब्ल्यू प्लस, यही हमने बनाए थे अभी। ठीक है, अब इधर आ जाओ मेल पे, वाई डब्ल्यू, और यहाँ तो तुम्हें पता ही है वाई का ऐसे ही खाली रहता है, इसका इससे करो, क्या बनेगा, वाई डब्ल्यू वाई प्लस डब्ल्यू, इसका इससे करो, क्या बनेगा, वाई डब्ल्यू वाई डब्ल्यू प्लस। ठीक है, ये वाली कंडीशन। मेल कैसा बन रहा है, पहले वाले के साथ ले लो, वाई प्लस डब्ल्यू, ये बन गया, ये यहाँ पे आ जाओ, वाई डब्ल्यू प्लस, ये 4 रिकॉम्बिनेंट्स हमने निकाल लिए हैं। रिकॉम्बिनेंट्स देख लो, दोबारा से एक बार चेक कर लो। पहला मेरे पास जो मेल का रिकॉम्बिनेंट बना है वो बना है y प्लस डब्ल्यू, वाई प्लस डब्ल्यू, पहला बना लिया मेल का रिकॉम्बिनेंट। दूसरा देखो, वाई डब्ल्यू प्लस, वाई डब्ल्यू प्लस, ठीक है, बन गया वाई डब्ल्यू प्लस। तीसरा देखो फीमेल वाला, वाई प्लस डब्ल्यू, ठीक है, वाई प्लस डब्ल्यू, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट कौन सा बना है, वाई डब्ल्यू प्लस वाई डब्ल्यू, वाई डब्ल्यू प्लस वाई डब्ल्यू, चारों रिकॉम्बिनेंट्स बना लिए हैं। ठीक है, पर यहां पे फिर भी ये देखो पेरेंटल कॉम्बिनेशन, पेरेंटल कॉम्बिनेशन मतलब ये वाले पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितने हैं, 98.7%। ठीक है, ये वाला पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितने हैं हमारे, 98.7% है, कौन से, पेरेंटल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये रहे पेरेंटल कॉम्बिनेशन। और हमारे रिकॉम्बिनेंट्स यहां से हटा दो, 98.7 वरना कंफ्यूज हो जाओगे। और रिकॉम्बिनेंट्स कितने बने, केवल और केवल 1.3% मेरे क्या है, रिकॉम्बिनेंट्स बने। क्या बने, केवल और केवल रिकॉम्बिनेंट्स बने। क्यों बने, ड्यू टू लिंकेज। क्यों बने हैं, ड्यू टू लिंकेज। अभी जो हमने बात करी थी कि भाई जितने डिस्टेंस दूर का होगा लिंकेज कम हो जाएगी, जिन जीन का डिस्टेंस बहुत पास होगा उतने ही ज्यादा लिंकेज पास होगी, यानी लिंकेज ज्यादा आएगी। अब इधर देखो, यहाँ पे मेरे लिंक्ड जीन है, लिंक्ड जीन, ठीक है, जब लिंक्ड जीन है तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही तो ज्यादा बनाएगी, अकेले कहीं नहीं जाने देगी, कहेगी मैं भी उसके साथ जाऊंगा, तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा बनेंगे उस कंपेयर में। और मेरे पास रिकॉम्बिनेंट्स कैसे बनेंगे, कम बनेंगे। और यही क्या होता अगर मेरे जीन लिंक्ड ना होते, दूर दूर होते, फिर क्या होता, जब दूर दूर होते तो ये रेशो उल्टा हो जाता, रिकॉम्बिनेंट ज्यादा बनते और पेरेंटल कम बनते। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। और रिकॉम्बिनेंट जो मेरे पास आते हैं वो, इसको हम बोलेंगे नई टाइप की वैरायटी। ठीक है, नया आएगा कुछ। ठीक है, जो हम फॉलो करेंगे क्रॉस बी में, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि वहां लिंक्ड जीन वाला केस नहीं, वहां दूर दूर है। जब दूर दूर होगा तो अब हम बात करते हैं कि वहां एक्चुअल में कितने रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे और वहां एक्चुअल में कितने पेरेंटल कॉम्बिनेशन। बेटा क्रॉस ए हम फिनिश कर चुके हैं, अब हम बात करने जा रहे हैं क्रॉस बी की। जिसको नहीं याद आया याद कर लो, पिछली बार मैंने एनसीईआरटी दिखाई थी, क्रॉस ए इधर बना हुआ था, क्रॉस बी इधर बना हुआ था, तो हम इधर वाले क्रॉस की बात कर रहे हैं, क्रॉस बी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं क्रॉस बी हमारा।
अब देखो ये तो सबको पता है कि क्रॉस हमेशा मेल और फीमेल के बीच में ही हम करा रहे हैं, ठीक है। जैसा क्रॉस ए में था कि फीमेल हमने कैसे ली थी, रिसेसिव, और मेल कैसा लिया था हमने, डोमिनेंट यानी वाइल्ड टाइप, ठीक है। अब इसको ध्यान रखो, फीमेल यानी अगर मेरी रिसेसिव है तो आंखों का कलर कैसा रहेगा, व्हाइट, क्योंकि हम यहाँ पे दो कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, एक तो आई कलर की और दूसरी किसकी बात कर रहे हैं, विंग्स की, ठीक है। अगर फीमेल रिसेसिव है तो उसकी आंखों का रंग कैसा होगा, सफेद यानी व्हाइट, और विंग्स कैसे होंगे बेटा, विंग्स होंगे उसके मिनिएचर, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब मेल जैसे इसको ऑपोजिट कर लो, अगर ये रिसेसिव कैरेक्टर्स है तो तुम डोमिनेंट लिख लो, व्हाइट की जगह इधर क्या कर लोगे, रेड, और उसके बाद मिनिएचर की जगह क्या हो जाएगा बेटा, नॉर्मल, ठीक है। बन गया मेरा वाइल्ड टाइप वाला मेल। अब सुनो, चलो इनको क्रोमोसोम पे रखना शुरू करो फटाफट से। चलो डब्ल्यू एम, सेम यहाँ कंडीशन डब्ल्यू एम, मेल मेरा वाइल्ड टाइप है यानी डब्ल्यू प्लस एम प्लस, यही कंडीशन बन गई। अब दोनों के बीच में अगर हम क्रॉस करना शुरू करेंगे, क्योंकि हमें पता है यहाँ से हमें क्रॉस ही करना है, तो यहाँ हम कैसा क्रॉस करेंगे, यहाँ हम करने जा रहे हैं F1 के लिए, किसके लिए करने जा रहे हैं बेटा, हम F1 के लिए। चलो बनाओ यहां से फटाफट से, ठीक है। अब यहाँ पे जरा फीमेल रख लो अपनी, तो यहाँ मेल रख लेंगे। फीमेल क्या थी, डब्ल्यू एम, मेल क्या था, डब्ल्यू प्लस एम प्लस, और वाई पे तो हमें पता है कुछ रखते ही नहीं है। बना लो कंडीशन, कैसी बन रही है, डब्ल्यू एम डब्ल्यू प्लस एम प्लस, सेम कंडीशन यहाँ पे भी बनेगी बेटा, डब्ल्यू एम डब्ल्यू प्लस एम प्लस। यहाँ पे आ जाओ, मेल बनाओ, कैसा बनेगा, डब्ल्यू एम, और यहाँ पे भी कैसा बनेगा, डब्ल्यू एम। बन गई, यानी 50% तो बेटा मेरे पास आ गई फीमेल और 50% क्या आ गया मेरे पास, मेल। समझ में आया, F1 जनरेशन निकाल चुके हो, एनसीईआरटी से देख लो एक बार F1 जनरेशन में क्या दिया हुआ है। F1 में जो मेरी फीमेल बनी है वो डब्ल्यू एम डब्ल्यू प्लस एम प्लस वाली बनी है। अब इधर देखो, फीमेल कैसी बनी है, डब्ल्यू एम डब्ल्यू प्लस एम प्लस, ठीक है, यही बनी है। मेल कैसा बना है, डब्ल्यू एम, ढूंढ लो इधर से, डब्ल्यू एम बन गया मेल। अब बनाना है, ये तो हमने बात कर ली F1 की, अब हमें किसकी बात करनी है बेटा, अब हमें बात करनी है F2 जनरेशन की। उठा लो यहाँ की एक फीमेल और उठा लो यहाँ का एक मेल। फीमेल कैसी है, डब्ल्यू एम और फिर डब्ल्यू प्लस एम प्लस, मेल उठाओ यहाँ पे क्रॉस करवाने के लिए, तो मेल क्या रहेगा बेटा तुम्हारा, डब्ल्यू एम, यही हमने बनाए थे। अब इनके बीच में क्रॉस कराओगे यानी दोबारा से एक पुनेट स्क्वायर बनाओगे। चलो बनाना शुरू कर दो फटाफट से। चलो फीमेल रख लो, और ये कोई कंपलसेशन नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ, चाहो तो यहाँ मेल रख लो, यहाँ फीमेल रख लो, ठीक है, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। कोई कंपलसेशन नहीं कि आपको इस साइड पे फीमेल रखनी है, इस साइड पे मेल, ठीक है, कंपलसेशन कुछ भी नहीं है। डब्ल्यू प्लस और यहाँ पे एम प्लस, फीमेल रख ली हमने। अब उधर चलो मेल रखो फटाफट से। तो मेरा मेल कैसा था, और लाइन मिक्स हो गई इसमें, तो चलो इधर रख लो, ठीक है, डब्ल्यू एम, और यहाँ तो हमें पता है वाई पे तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। क्रॉस करवाना शुरू करो, तो पहली फीमेल मेरी रिसेसिव टाइप की बन गई, डब्ल्यू एम। यहाँ पे आ जाओ, क्या बनेगा, डब्ल्यू एम, नीचे डब्ल्यू प्लस एम प्लस, क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे मेल बनाओ, मेल बनाओगे तो क्या बन रहा है, डब्ल्यू एम और वाई वाला, फिर ये डब्ल्यू प्लस एम प्लस और ये वाई, ठीक है। उठाओ और F2 देखना शुरू करो, अब एनसीईआरटी उठा के फटाफट। पहली जो मेरी फीमेल बनी है वो बनी है डब्ल्यू एम वाली। अब देखो यहाँ पे फीमेल कौन सी, ये वाली बन गई मेरी, डब्ल्यू एम और डब्ल्यू एम वाली बनानी। पहली फीमेल, दूसरी फीमेल की बात करो, दूसरी फीमेल मैंने जो बनाई है डब्ल्यू एम डब्ल्यू प्लस एम प्लस, डब्ल्यू प्लस एम प्लस डब्ल्यू एम बन गया। उसके बाद आगे बात करो, मेल पे आ जाओ। मेल एक बना है मेरा, जो मैंने बनाया है डब्ल्यू एम वाला, इधर बन गया डब्ल्यू एम वाला, ये वाला भी हमने बना लिया। और एक मेल मैंने बनाया है डब्ल्यू प्लस एम प्लस वाला, वो ये रहा, डब्ल्यू प्लस एम प्लस वाला मेल बन गया मेरा। चलो F2 की चारों जनरेशन निकाल ली। अब देखो दोबारा से वापस से एक पेरेंट पे आओ, यहाँ वाले पे, ठीक है, क्योंकि अब मुझे क्या बनाने हैं, रिकॉम्बिनेंट्स बनाने हैं, ठीक है। तो एक पेरेंट का मैं यहाँ से उठाती हूँ, फीमेल उठा रही हूँ, ठीक है। अब देखो
मेल मेरा एज यूजुअल वही रहेगा जो मैंने निकाला था, तो मेल तो मेरा यही है, ठीक है। फीमेल में मैं क्या करूंगी, ये आगे वाले चेंज कर दूंगी, यानी क्या हो जाएगा मेरे पास W प्लस M, और यहाँ पे क्या हो जाएगा WM, ठीक है। कुछ नहीं किया, वो क्रोमोसोम वाला मैंने बताया था, कुछ उधर का टूट के उधर लग जाएगा और उधर वाला इधर आ जाएगा, सेम चीज है, ठीक है। नहीं देखा तो दोबारा से एक बार लेक्चर को पूरा ध्यान से देखना, तब समझ में आएगा, ठीक है। यही चीज मैंने यहाँ पे की, ये वाला उठा के मैंने यहाँ कर दिया और ये वाला उठा के मैंने यहाँ पे कर दिया, बस। अब इनके बीच में तुम्हें क्रॉस बनाना है ताकि रिकॉम्बिनेंट्स आ सके, ठीक है। चलो फीमेल रखो अपनी W प्लस M, और यहां पे रहेगा WM। असुविधा के लिए खेद है बेटा, मेरा गला थोड़ा खराब हो गया था, खांसी तो उससे भी ज्यादा आ रही थी, हो गया था नहीं, गला तो अभी भी खराब है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं क्रॉस। यहाँ पे क्या बनेगा, कुछ गड़बड़ लग रही है, रुक जाओ एक मिनट। W प्लस M, WM प्लस, हाँ यहाँ पे एक M प्लस खा गई मैं, यानी यहाँ पे आएगा। चलो क्रॉस करना शुरू करो, WM, W प्लस M, फिर यहां से ये वाली फीमेल बनाओ, WM, WM प्लस, ठीक है। अब इधर का इधर से करो, W प्लस M, और इधर क्या हो जाएगा W, फिर नीचे लिख दिया मैंने, पता नहीं नीचे लिखने का कौन सा शौक जाग रहा है मुझे। चलो यहां से बनेगा तुम्हारा WM प्लस, ठीक है। ये 4 रिकॉम्बिनेंट्स हमारे पास बने हैं। चलो मैच कर लेते हैं, सही बने भी हैं कि नहीं बने हैं। जो हमारा पहला रिकॉम्बिनेंट है वो ये वाला, फीमेल से पहले देखते हैं, फीमेल कौन सी है, W प्लस M WM, तो W प्लस M WM, ठीक है। एक रिकॉम्बिनेंट हमारा सेम जा रहा है। दूसरा देखो WM प्लस WM, WM प्लस WM, दूसरा भी ठीक जा रहा है। अब मेल के बारे में अगर हम बात करें तो W प्लस M वाला बन रहा है, W प्लस M वाला हमने बना लिया है, और दूसरा हमारा जो बन रहा है वो है WM प्लस, और एनसीईआरटी में भी WM प्लस बन रहा है, ठीक है। यानी हमारे सारे रिकॉम्बिनेंट्स हो चुके हैं। अब हमें किसकी बात करनी है बेटा, कि कितने रिकॉम्बिनेंट्स यहाँ पे बने और क्यों बने, क्या यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट ज्यादा है या पेरेंटल ज्यादा है। तो अगर हम रिकॉम्बिनेंट्स की बात करें तो एक्चुअल में हमारे पास जो पेरेंट वाला है, ठीक है, यानी कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें बेटा, तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितना बना हुआ है, इधर ही देख लेते हैं, ठीक है। यहीं पे क्या इतना लंबा लिखेंगे हम, ठीक है। चलो यहाँ पे जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन बने कितने बने बेटा, 62.8%, और जो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट बने वो कितने हैं, 37.2। अगर क्रॉस ए के कंपेयर में देखें बेटा तो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट ज्यादा आए हैं, क्यों। अब यहाँ पे बात सुनो, लिंकेज की जब हमने बात की थी तो क्रॉस ए में हमने बोला था कि जिन कैरेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं उनके जीन क्रोमोसोम पे एक साथ बेस्ट फ्रेंड की तरह बैठे हुए हैं, ठीक है। वो कहते हैं तू जाएगा तो मैं भी जाऊंगा साथ में, ठीक, इसलिए वो पास पास थे, तो इसलिए वहां पे पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा बने, यानी कि जहां पे लिंकेज ज्यादा वहां पे क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट कम हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो मैंने दूर दूर लिखे हुए, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लिंकेज ज्यादा है या कम है, यहाँ पे लिंकेज मिलेगी कम, और जब लिंकेज यहाँ पे कम मिल रही है बेटा तो क्या होगा, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स बढ़ जाएंगे, क्यों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला बताया था मैंने, डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज, यानी कि क्या मतलब है, लिंकेज जहां पे ज्यादा होगी, ठीक है, जहां पे लिंक्ड जीन ज्यादा होंगे वहां पे नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स कम बनेंगे, और जहां पे जीन लिंक्ड नहीं है, दूर दूर है, डिस्टेंस ज्यादा है, वहां पे क्या होंगे, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स बढ़ जाएंगे। तो ये बात हमने कर ली क्रॉस ए के बारे में और क्रॉस बी के बारे में। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। एक इंसान के बारे में बात करते हैं जो एक्चुअल में किसी का शिष्य था, और एनसीईआरटी जिक्र भी करती है उस शिष्य का, ठीक है, जो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं अपने गुरु से आगे निकलने की कोशिश में था और ऑलमोस्ट निकल भी गया, ठीक है। हम बात कर रहे हैं मॉर्गन के शिष्य की, ठीक है। उस शिष्य का नाम क्या था बेटा, अल्फ्रेड स्टर्टीवेट, जिसको ना याद रहे प्लीज देख लो, ठीक है। मॉर्गन के शिष्य का नाम क्या था बेटा, अल्फ्रेड स्टर्टीवेट,
ठीक है, ये वो इंसान था जिसने एक बहुत ही अच्छी चीज दी थी, जिसकी वजह से आज हम बहुत सारी चीजें स्टडी कर पा रहे हैं, ऑल थैंक्स टू हिम। ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया था बेटा, चाहे आप इसको कह लो जीन मैपिंग, ठीक है, और चाहे आप इसको क्या बोल सकते हो, क्रोमोसोमल मैपिंग। ठीक है, क्या बोलोगे, जीन मैपिंग बोल सकते हो या क्रोमोसोमल मैपिंग दे सकते हो। अब ये क्या बला थी भाई, इन्होंने बताया कि कैसे जीन्स जो है वो क्रोमोसोम्स पे अरेंज रहते हैं। यानी इन्होंने अगर इन शॉर्ट बोला जाए तो इन्होंने क्या बोला बेटा, इन्होंने क्या बताया, अरेंजमेंट ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम। क्या बोला, अरेंजमेंट ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम। यानी इन्होंने बताया कि भाई, इनका नाम तो पहले याद रखना है कि ये मॉर्गन के स्टूडेंट थे या शिष्य बोल लो, नाम क्या था, अल्फ्रेड स्टर्टीवेंट। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने दिया जीन मैपिंग या उसी को बोल लो क्रोमोसोमल मैपिंग। एक्चुअल में ये मैपिंग क्या है, मैपिंग है कि भाई क्रोमोसोम के ऊपर जीन कैसे अरेंज है। ठीक है, क्रोमोसोम्स के ऊपर कैसे जीन्स अरेंज है उनके बारे में बात इन्होंने की थी, इसी को इन्होंने बोला क्रोमोसोमल मैपिंग या फिर जीन मैपिंग। क्यों कर रहे हैं ये जीन मैपिंग, क्या मतलब कोई उद्देश्य है जीन मैपिंग का। देखो, जीन मैपिंग ना आजकल बहुत सारे काम दे रही है। ठीक है, एक तो जो हमारे उसमें लिखी है एनसीईआरटी में, यानी ह्यूमन जीनोम के सीक्वेंस को पढ़ने में बहुत मदद कर रही है। ठीक है, यानी ह्यूमन जीनोम को स्टडी करने में तो मदद कर ही रही है कि कैसे उसका सीक्वेंस बना हुआ है, क्या है, प्लस और क्या है बेटा, ये किसी भी डिजीज के रिस्क फैक्टर्स को प्रिडिक्ट करने में मदद करती है। ठीक है, मान लो किसी ने किसी को सिकल सेल एनीमिया हुआ, तो इसी से तो पता किया होगा उन्होंने कि भाई क्या अगर किसी को सिकल सेल एनीमिया है तो क्या उसके रिस्क फैक्टर्स रहे होंगे। ठीक है, और नई टाइप के जीन को डिस्कवर करने में मदद होती है। ठीक है, और जेनेटिक या बोल सकते हैं कि एवोल्यूशन में, ठीक है, एवोल्यूशन स्टडी करने में बहुत मदद होती है। नई टाइप के जीन स्टडी कर सकते हो, डिस्कवर कर सकते हो इससे। किसी भी इंडिविजुअल को अगर कोई डिजीज है तो उसके रिस्क भी प्रेडिक्ट इसी से होते हैं। यानी इतना सारा काम, और ह्यूमन जीनोम का सीक्वेंस तो आप स्टडी कर ही रहे हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसीलिए आज अगर आप पढ़ पा रहे हो, कोई भी जीनोम पढ़ पा रहे हो या कोई भी जीन देख पा रहे हो, उसका अरेंजमेंट समझ पा रहे हो, सो जस्ट बिकॉज ऑफ अल्फ्रेड स्टर्टीवेंट। क्यों, क्योंकि इसके बारे में हमारी एनसीईआरटी लिखती है, तो इनके बारे में बात करना हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट था जितना कि मेंडल और मॉर्गन के बारे में था। अब हम बात कर रहे हैं बेटा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में। ठीक है, पहले इसको जरा जैसा एनसीईआरटी कहती है वहां से समझते हैं। देखो, मेंडल ने क्या बोला था, एक कहानी के थ्रू समझेंगे। ठीक है, मेंडल ने बोला था कि भाई मैंने तो सिर्फ दो ही टाइप की प्लांट हाइट देखी है। ठीक है, या तो टॉल या फिर शॉर्ट, बीच का कोई इंटरमीडिएट उन्होंने नहीं बताया था हमें। ठीक है, और हम भी अभी तक यही पढ़ रहे थे कि बीच का कोई इंटरमीडिएट बनता ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब हमने इधर उधर थोड़ा सा देखना शुरू किया तो हमें पता चला नहीं भाई, इंटरमीडिएट भी बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन हाइट ले लो। पहले तो जब अगर प्लांट हाइट के बारे में मेंडल बोल सकते हैं तो हमने ह्यूमन हाइट को ऑब्जर्व करना शुरू किया कि भाई ह्यूमंस में तो बहुत सारे इंटरमीडिएट आ रहे हैं। क्यों, 4-1 वाला भी आ रहा है, 4 वाला भी आ रहा है, 4-5 भी आ रहा है, 6-2 भी आ रहा है, 5-9 भी आ रहा है, इतने सारे आ गए इंटरमीडिएट। यानी ये बात तो सिद्ध हो गई कि हाँ, बीच के इंटरमीडिएट तो बने रहे हैं। हम ऐसा नहीं कंसीडर कर सकते कि नहीं भाई ह्यूमंस में भी या तो टॉल ही बन रहा है या शॉर्ट ही बन रहा है, बीच का कोई इंटरमीडिएट नहीं। हम इस बात को डिनाई करेंगे। क्यों, हमने जब अपने आसपास देख रखा है, इतने सारे एग्जांपल्स हैं उस चीज के कि हाँ भैया बीच के इंटरमीडिएट तो बन रहे हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल तो ये था। दूसरा एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, स्किन कलर का। किसका स्किन कलर लेंगे हम, ह्यूमंस का स्किन कलर लेंगे। ठीक है, अब सिर्फ हम डार्क और लाइट के चक्कर में तो नहीं पढ़ सकते, बीच वाले भी तो है जिनको हम बोलते हैं गेहुआ रंग, ठीक है, दबा हुआ रंग। ये सारे जो रंग है ये बीच में इंटरमीडिएट तो शो कर रहे हैं ह्यूमन स्किन के। ऐसा थोड़ी है कि या तो इंसान बिल्कुल काला ही मिलेगा या बिल्कुल गोरा ही मिलेगा। ठीक है, तो बीच के भी इंटरमीडिएट हमें ह्यूमन स्किन में भी देखने के लिए मिल गए। यानी यहाँ पे क्या कहना चाहिए हमें, पॉली का मतलब होता है बेटा, सुनो लिख दे रही हूँ पहले मैं, मुझे लगा मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, पहले लिख लेते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, अब यहां नाम से समझ में आ रहा होगा, पॉली मतलब बहुत सारे, 3 या 3 से ज्यादा, जेनिक मतलब जीन्स। यानी यहाँ पे 3 या 3 से ज्यादा जीन है जो एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, उसी को हमने क्या बोला है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मान लो यहाँ पे मैंने
4 तरह के जीन बना दिए हैं, ठीक है। सबको क्यों कर रही हूँ, क्योंकि एक्चुअल में ये कंट्रोल तो एक ही कैरेक्टर कर रहे हैं ना, जीन्स, ठीक है। कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, इतना समझ में आया। दिस इज कॉल्ड एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जहां पे 3 या 3 से ज्यादा जीन किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे, वो होगा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एक तो एग्जांपल ले लिया था हमने ऑलरेडी ह्यूमन हाइट का, दूसरा हम ह्यूमन स्किन की कलर की बात भी कर चुके हैं। तो अब देखो यहाँ पे, क्योंकि इसको एनसीईआरटी ज्यादा अच्छे से समझाती है तो हम भी यही ज्यादा अच्छे समझेंगे, ह्यूमन स्किन कलर। अब देखो तुम्हें इंटरमीडिएट दिखाती हूँ, कितने सारे ह्यूमन स्किन कलर है। अब देखो ह्यूमन स्किन कलर कितने कितने बनते हैं। एक तो बनेगा तुम्हारा वेरी डार्क, ठीक है, एक तो ये हो सकता है, दूसरा कौन सा हो सकता है बेटा, डार्क हो सकता है, ठीक है, तीसरा कौन सा हो सकता है, फेयरली डार्क हो सकता है, ठीक है। और आ जाओ, मुलाटो बन सकता है, वो ब्रिटिश वाला कलर जो होता है। अब आ जाओ क्या बनेगा, फेयरली लाइट बन सकता है तुम्हारा। और क्या हो सकता है, लाइट हो सकता है। और क्या हो सकता है बेटा, वेरी लाइट। कितने स्किन कलर देखने के लिए मिल गए देखो एग्जाम्पल में, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि हम इसके और इसके बीच में फंस के रह जाए कि नहीं वेरी डार्क होगा या फिर वेरी लाइट होगा, नहीं ना, बीच के इंटरमीडिएट भी तो तुमको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेती है एनसीईआरटी कि अगर किसी के पास, ये डोमिनेंट वाले स्किन कलर की बात कर रही है, अगर ये है तो स्किन कैसी होगी बेटा उसकी, डार्केस्ट, ठीक है, सबसे ज्यादा मतलब बोल सकते हैं काले रंग की, ठीक है, डार्क, डार्क सबसे ज्यादा डार्क कॉम्प्लेक्शन होगा इस इंसान का, ठीक है। अब चलो लिखते हैं लाइट कॉम्प्लेक्शन वाले, वो कैसा होगा लाइट कॉम्प्लेक्शन वाला, कुछ ऐसा होगा, ये रहा। इसका स्किन टोन कैसा होगा बेटा, बहुत ज्यादा फेयर होगा, ठीक है, देखने में बहुत बढ़िया लगेगा, यानी इसको लिख सकते हैं वेरी फेयर, ठीक है। ये हो सकता है वेरी डार्क और ये हो सकता है वेरी फेयर, ठीक है। ये तो हमारे वो है कि चलो डोमिनेंट है तो ये रहा, रिसेसिव है तो ये रहा। अगर बीच का मुझे इंटरमीडिएट बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगी, अब देखो जो बीच की कंडीशन बनेगी वो ये आएगी, ठीक है। जो ये कलर क्या बन गया, मुलाटो, यानी व्हीटिश कलर बन गया, आ गया हमारा इंटरमीडिएट बीच का, ठीक है। समझ आया, इंटरमीडिएट ले लिया, ठीक है, दो लिए, एक सबसे ज्यादा जो डार्क था, सबसे ज्यादा डार्क कॉम्प्लेक्शन, सबसे ज्यादा फेयर कॉम्प्लेक्शन, बीच वाला कैसा बना, मुलाटो, ठीक है, यानी बीच वाला व्हीटिश कलर बन गया। बाकी और वेराइटीज तो हमने देख ही ली है। अगर किसी को और ज्यादा क्यूरियसनेस हो रही हो तो जैसा हमने डाई हाइब्रिड में क्रॉस बनाया था बेटा, वैसा ही डाई हाइब्रिड क्रॉस आप यहाँ भी बना के देख सकते हो और उनके जीन्स के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, ठीक है। समझ में आया, उनके जीन्स के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि कौन सा स्किन टोन बनेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिर्फ इतना, क्योंकि एनसीईआरटी हमारा इतना ही बताती है, ठीक है, कि बीच का मुलाटो कलर बनेगा। ये सारे स्किन टाइप देखने के लिए तुम्हें मिल ही जाएंगे, मैंने बता दिया है। एंड दिस इज कॉल्ड एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। और इसमें 64 डब्बे बनेंगे पूरे, ठीक है, ध्यान रखना, इसमें 64, उधर 16 बन रहे थे, इधर 64 डब्बे बनेंगे जब तुम पुनेट स्क्वायर बनाओगे, ठीक है। समझ आ गया इतना, दिस इज कॉल्ड एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब हम बात करेंगे प्लायोट्रॉपी के बारे में। क्या है ये प्लायोट्रॉपी, प्लायोट्रॉपी बेटा क्या है, जहां पे एक जीन, ठीक है, तुम्हारा एक जीन जो होगा वो काफी सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा होगा। ये सारी चीजें क्या है, क्या बनाई है इतनी रेस टाइप का स्ट्रक्चर मैंने, कैरेक्टर्स, ठीक है। जबकि अभी इससे पहले जो हमने बात करी थी, इससे पहले हमने किसके बारे में बात की थी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, यानी वहां पे क्या था, बहुत सारे जीन सिर्फ एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे थे या किसी कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे थे। यहाँ पे उसका उल्टा है, ठीक है, ध्यान रखना, पॉलीजेनिक नाम से ही समझ में आ रहा है, बहुत सारे जीन, तीन से ज्यादा जीन जो होंगे वो किसी एक कैरेक्टर को, सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। बट जब हम बोलेंगे प्लायोट्रॉपी तब क्या होगा, एक जीन जो बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा होगा, ठीक है, उसको हमने क्या बोला है, उसको हमने बोला है प्लायोट्रॉपी। हो सकता है ये किसी चेंज की वजह से हो, ठीक है,
उस चेंज को बोलते हैं म्यूटेशन। अब म्यूटेशन सुन लो क्या है, क्योंकि अभी एक ओवरव्यू देते हैं, बाकी इसके बारे में इन डेप्थ हम आने वाली स्लाइड में बात करेंगे या आने वाले लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, म्यूटेशन क्या है? सडन चेंज इन योर डीएनए। जब आपके डीएनए में अचानक से कोई चेंज हो जाए ना, सडन चेंज इसको हम बोलते हैं, उसको हमने बोला है म्यूटेशन। अभी के लिए अब हम इस म्यूटेशन को इतना ही समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लो आप एक्सरे कराने गए या आपने अल्ट्रासाउंड कराया, तो बेटा उस टाइम पे जो एक्स रेज और गामा रेज आपकी बॉडी से पार होंगी ना, तो वो कुछ ना कुछ चेंज करेंगी आपकी डीएनए में। ठीक है, और जब वो डीएनए में चेंज कर देंगे तो अब हमारा डीएनए कैसे हो जाएगा? म्यूटेटेड डीएनए। कैसा होगा? चेंज्ड डीएनए हो गया ना, उसी को हमने क्या बोल दिया? म्यूटेटेड डीएनए। और कोविड से हम सब गुजर चुके हैं और हमने ये वर्ड जरूर सुना होगा कि कोविड का म्यूटेटेड वर्जन आ चुका है, कोविड ने म्यूटेट कर लिया। ठीक है, यानी कुछ नहीं, अपने डीएनए में सडन चेंज ले आना, उसी को हमने क्या बोल दिया? म्यूटेशन। ठीक है, और ऐसा नहीं कि अपने मन से तुम ले आओगे, ये कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है। ठीक है, कोई भी आप क्रीम यूज कर रहे हो, कुछ किसी से भी आ सकता है। ठीक है, सन की यूवी रेज है, उससे एक्सपोजर हो गया तो भी हो जाएगा। ठीक है, यानी जैसे तुम्हारी जिंदगी में ना बिन बुलाई प्रॉब्लम्स आ जाती है, जिंदगी में बिन बुलाए रिश्तेदार मेहमान आ जाते हैं, रिश्तेदार रैंडम ही आते हैं ना, तो बस ये समझो कि जब भी आपके डीएनए में कोई सडन चेंज आ जाए उसको बोलोगे म्यूटेशन। अब जो हमारी एनसीईआरटी बात करती है वो किसके बारे में बात करेगी बेटा? फिनाइल कीटोनुरिया, जो कि एक टाइप का डिसऑर्डर। ठीक है, फिनाइल कीटोनुरिया के बारे में क्या कहती है बेटा? इसको ना कंट्रोल करने वाला एक जीन है। ठीक है, एक जीन है, और वो जीन एक एंजाइम को कोड करता है। वो जीन क्या करता है? एक एंजाइम को कोड करता है। एंजाइम का नाम क्या है बेटा? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। क्या होगा? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। क्या हो अगर इसी में म्यूटेशन की वजह से ये बनना बंद ही हो जाए? ठीक है, यानी अगर ये बनना बंद हो गया तो वो बेटा कैसी म्यूटेशन होगी? वो होगी सिंगल जीन म्यूटेशन। कैसी म्यूटेशन होगी? जहां सिर्फ एक ही जीन में चेंज आएगा बेटा, जहां सिर्फ एक ही जीन म्यूटेट होगा, इसीलिए मैंने क्या लिखा? सिंगल जीन म्यूटेशन। अब एज अ रिजल्ट फिनाइल कीटोनुरिया में क्या क्या हो जाएगा? एक मेंटल रिटार्डेड हो जाएगा बंदा, दूसरा लॉस ऑफ हेयर हो जाएगा, लॉस ऑफ स्किन पिगमेंट। ठीक है, तीन चीजें। अब देखो आ गई वही चीज, एक जीन काफी सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा था, एक जीन कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। समझ में आया है? यानी एक ही जीन की वजह से आपका फिनोटाइप ही चेंज हो गया। ठीक है, जो भी जीन रिस्पॉन्सिबल होगा आपके फिनोटाइप को चेंज करने के लिए, और वहां पे इतने सारे कैरेक्टर शो कर रहे हैं, वो प्लायोट्रॉपी का एग्जाम्पल है। दोबारा सुनो, प्लायोट्रॉपी क्या था? जहां पे एक जीन ढेर सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो हुआ प्लायोट्रॉपी। एग्जाम्पल में हमारी एनसीईआरटी क्या दे रही है? एनसीईआरटी दे रही है फिनाइल कीटोनुरिया के बारे में, जो एक तरह का डिसऑर्डर है। ठीक है, इसमें होता क्या है? इसको कंट्रोल करने वाला एक जीन है, और वो जीन एक एंजाइम को बनाता है, यानी एंजाइम को कोड करता है। उस एंजाइम का नाम क्या है? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, अब अगर मान लो कि इसमें हो जाए म्यूटेशन, म्यूटेशन क्या था? सडन चेंज। ठीक है, वहां हमने डीएनए बोल दिया। ठीक है, अब सुनो, सडन चेंज इन, यहां क्या हो गया? जीन में, एक सिंगल जीन में जब म्यूटेशन हो जाएगी तो उसको आप क्या बोलोगे? सिंगल जीन म्यूटेशन। फिनाइल कीटोनुरिया में सिंगल जीन म्यूटेशन हो गई, यानी ये फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज बनना बंद हो गया। तब इंसान को कौन सा डिसऑर्डर हो जाएगा? यही जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब इसके क्या क्या फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स देखने के लिए आपको मिलेंगे? मेंटल रिटार्डेड, समझ के ना, मेंटली बंदा स्टेबल नहीं रहता। ठीक है, जिसको हम कहते हैं दिमाग खराब हो जाना। लॉस ऑफ हेयर, लॉस ऑफ हेयर, बाल गायब होने लगेंगे बॉडी से। ठीक है, चाहे वो सरी क्यों ना हो, बाल्डनेस वगैरह जो होती है। ठीक है, नेक्स्ट लॉस ऑफ स्किन पिगमेंट, धीरे धीरे करके स्किन का पिगमेंट भी कम होता जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे करके खत्म ही हो जाएगा एट द लास्ट। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल के साथ हमने समझ लिया है अपना प्लायोट्रॉपी। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, एक दो बार इसकी रीडिंग करेंगे एनसीईआरटी से, और एक दो बार समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जाम्पल्स में हमने कैसे पढ़ा है,
जब आप एग्जाम्पल्स को समझ लेंगे तो ऑब्वियसली आप इन दोनों को भी डिफरेंशिएट कर लेंगे अगर पेपर में कभी आता है, सो यू विल इजीली आइडेंटिफाई दैट विच वन इज प्लायोट्रॉपी एंड विच वन इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब हम बात करने जा रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की। चलो, एनसीईआरटी जितने सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बात करती है उतना करते हैं। देखो, सबको पता है कि ह्यूमंस में पहले अगर हम बात करें, ठीक है, पहला केस किसका लेंगे? ह्यूमंस का, ठीक है। अब ह्यूमंस में सबको पता है कि भाई फीमेल भी होती है और मेल भी होता है, ठीक है। इधर पहले मेल लिखते हैं, ठीक है, नहीं फीमेल ही लिखेंगे, मेरा मन है फीमेल लिखने का तो मैं फीमेल लिखूंगी, ठीक है। अब इधर सुनो, सबको पता है ह्यूमंस में मेल और फीमेल होते हैं। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल की कंडीशन कुछ ऐसी होती है, ये वाली होती है। मेल की कंडीशन कैसी होती है? अब यहाँ पे सोचने वाली चीज क्या है? क्या तो ये तो हमें भी पता है मैम क्या है। पहली बात तो यहाँ पे ये ए क्यों लिखे है मैंने, ठीक है, तो याद रखना ये ऑटोसोम्स होते हैं, ठीक है, ऑटोसोम्स होते हैं, इसलिए मैंने ए लिखा ताकि तुम्हें समझ में आए। अब यहाँ पे बात क्या करनी है कि भाई फीमेल तो जो है वो एक्स एक्स है, ठीक है, मेल क्या है? एक्स वाई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ना, देखने में अलग नहीं लग रहा कुछ कि क्रोमोसोम ही अलग है, गैमेट्स ही अलग बन रहे हैं कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स एक्स है ना, सेम, तो यहाँ पे होम लिख दिया मैंने गलती से, चलो होमोगेमेटिक, ठीक है। ह्यूमंस में फीमेल क्या है? होमोगेमेटिक, जबकि मेल कैसा है बेटा? मेल तुम्हारा है हेटेरोगेमेटिक। अब कहोगे हेटेरोगेमेटिक क्यों बोल दिया मैम? एक्स वाई है ना भाई, 50% गैमीट एक्स का बनेगा, 50% जो स्पर्म होगा वो वाई का बनेगा, तो हेटेरोगेमेटिक हो गया ना। फीमेल कितने भी अंडे बना ले, एक्स ही एक्स के बनाएगी, बेचारी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है बनाने का। चलो, अब पनेट स्क्वायर बना के देखते हैं भाई कि कितनी हमारे पास फीमेल आएंगी और कितनी हमारे पास मेल आएंगे, ठीक है। बना लो, सबसे अच्छा मुझे यही लगता है करने में, बनाते रहो। चलो, ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स, ए प्लस, ओ मल्टीप्लाई कर दिया, मैथ्स में आ गई मैं, ए प्लस एक्स, ए प्लस वाई, ठीक है, यही वाली कंडीशन है। अब जब इसका इससे करोगे क्या बनेगा? ए प्लस एक्स एक्स, इससे कर लो ए प्लस एक्स एक्स, लो बना ली 50% फीमेल तुमने, क्या बन गई? 50% फीमेल। आ जाओ इधर बनाते हैं, ए प्लस एक्स वाई, ए प्लस एक्स वाई, लो भाई 50% हमने मेल भी बना के रेडी कर दिए हैं, ठीक है। यानी 50-50 चांसेस होते हैं, या तो लड़की बनेगी या लड़का बनेगा। अब क्या, तो ये तो हमें भी पता था, ये तो कोई भी प्रिडिक्ट कर ले, या तो लड़की होगी या लड़का, बट अपने स्क्वायर थोड़ी सब बना लेंगे, ठीक है, वो हमें ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया? ये 50-50 वाली कंडीशन हमने कैसे निकाली? क्योंकि हमें पता था कौन होमोगैमेटिक है कौन हेटेरोगैमेटिक है। मेल हमेशा फीमेल्स में हेटेरोगैमेटिक, सॉरी सॉरी माय बैड, ठीक है, ह्यूमंस में हमेशा मेल जो होते हैं वो हेटेरोगैमेटिक होते हैं और जबकि फीमेल्स क्या होती हैं? होमोगैमेटिक होती हैं। चलो नेक्स्ट अपने केस पे खत्म करते हैं। अब आते हैं दूसरे भाई साहब के केस पे जो कि है बर्ड्स, ठीक है। अब बर्ड्स में देखो केस उल्टा कर लो, ठीक है। बर्ड्स में केस क्या उल्टा कर ले? देखो यहाँ पे फिर से मैंने बनाई फीमेल, इधर से बना दिया मेल। अब यहाँ कहानी क्या उल्टी होगी भैया? अगर यहाँ पे फीमेल होमोगैमेटिक थी तो यहाँ पे फीमेल कैसी हो जाएगी? हेटेरोगैमेटिक हो जाएगी, यानी ए प्लस जेड डब्ल्यू, ठीक है। यहाँ पे मेल क्या रहेगा? ए प्लस जेड जेड, ठीक है। यानी यहाँ फीमेल कैसी हो गई बेटा? अब यहाँ होमो मैं सिर्फ होमो ही लिखूंगी, समझ जाना, गैमेटिक वर्ड नहीं यूज करूंगी। और यहाँ पे हेटेरो यूज करूंगी, समझ जाना, हेटेरो इसी के लिए है, होमो इसके लिए, ठीक है। चलो बना लो पिलेट स्क्वायर, देखते हैं बेटा इसमें भी। चलो बनाओ, अरे एक ए मिटा दिया मैंने, ए प्लस जेड जेड, इधर आ जाओ, ए प्लस जेड डब्ल्यू, उधर आ जाओ,
ए ए प्लस जेड जेड, इधर आओ ए ए प्लस जेड डब्ल्यू। देख लो 50% क्या बना लिया मैंने, 50% बन गए मेल, 50% क्या बन गई बेटा, 50% बन गई फीमेल। समझ में आ गया यहाँ पे भी। चलो अब नेक्स्ट के केस पे आते हैं। यहाँ देखो ये बात कर लेते हैं इंसेक्ट्स के बारे में, ठीक है। इंसेक्ट्स में बेसिकली कौन कौन से, मतलब जो एनसीईआरटी बोल रही है, ठीक है। ग्रास हॉपर और इंसेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, ओ सॉरी, ग्रास हॉपर और कॉकरोच के बारे में बात करेंगे। ये रही फीमेल, ये रहा मेल, ठीक है। ए ए प्लस, फिर से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ए ए प्लस एक्स एक्स वाली कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे कैसा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगी आपकी वही वाली कंडीशन जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, अगर सेम है तो होमोगेमेटिक है, ठीक है। मेल में सुनो, ए ए प्लस एक्स जीरो, कैसी कंडीशन है बेटा, हॉपर में डबल पी आता है, ठीक है। एक्स ओ वाली कंडीशन आती है, ये ओ गया खाली खाली, ठीक है। ऐसी खाली कंडीशन के लिए हम क्या लगाते हैं, क्या बोलोगे, हेमीजाइगस कंडीशन। कौन सी कंडीशन होती है, हेमीजाइगस, खाली हो गया ना बेटा, पहले तो वाई भी होता था, चलो काम चल जाता था, यहाँ तो खाली हो गया है, ओ बना दिया, जीरो बना दिया, ठीक है। अब चलो इनका क्रॉस करवा दो जरा जल्दी से, रख लो ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स, यहाँ पे छोटा सा लिख रही हूँ नीचे, ए प्लस एक्स, और यहाँ तो क्या खाली है बेटा, ये वाली कंडीशन ले लो, ठीक है। अब इधर देखो करोगे क्या बनेगा, ए ए प्लस एक्स एक्स फीमेल, यहाँ पे आ जाओ ए ए प्लस एक्स एक्स बन गया, यहाँ आ जाओ ए ए प्लस एक्स जीरो, यहाँ पे आ जाओ ए ए प्लस एक्स जीरो, क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ जो बनी है मेरी 50% कैसी बन गई है, फीमेल, और यहाँ पे बना है जो वो बना है 50% क्या बन गया बेटा, मेल मेरा। क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये चीज याद रखोगे कि कहाँ पे फीमेल हेटेरोगेमेटिक है, कहाँ पे मेल हेटेरोगेमेटिक है। ह्यूमंस के केस में याद रखना है, ह्यूमंस के केस में फीमेल एक्स एक्स बना रही है और मेल एक्स वाई बना रहा है, यानी यहाँ हेटेरोगेमेटिक कौन हुआ, मेल, होमोगेमेटिक फीमेल, ठीक है। समझ में आ गया ह्यूमंस का केस। अब आ जाओ जरा बर्ड्स पे, बर्ड में केस उल्टा कर लेना, क्या हो जाएगा, मेल होमोगेमेटिक होगा, फीमेल हेटेरोगेमेटिक होगी। हेटेरो मतलब डिफरेंट गैमीट्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप के गैमीट्स बना रही है, 50% कोई दूसरा, 50% कोई दूसरा, ठीक है। इंसेक्ट्स में आ जाओ, बेसिकली नाम मैंने इसलिए मेंशन कर दिया क्योंकि हमारी एनसीईआरटी भी मेंशन करती है ग्रासहॉपर और कॉकरोच के बारे में। यहाँ पे क्या होगा, फीमेल होमोगेमेटिक ही रहेगी, बट मेल कैसा हो जाएगा, हेमीजाइगस, मतलब एक खाली ही है, ठीक है। सिर्फ तुम्हारे पास एक्स मिलेगा उसको, बाकी जीरो, खाली नील, ठीक है। जब क्रॉस करोगे तो 50, इसमें भी क्या हो जाएगा, 50% कंडीशन मेल वाली आ जाएगी और 50% कंडीशन फीमेल वाली आ जाएगी। अब हम बात करेंगे उसके बारे में जिसका आपको स्वीटनर खाना बहुत पसंद है, यानी शहद। अब हम बात करने वाले हैं मधुमक्खी के बारे में, हनी बी के बारे में बात कर रहे हैं हम, किसके बारे में, हनी बी के बारे में, ठीक है। हनी बी के बारे में, इसको बुलाते हैं क्या है भाई, एपिस इंडिका, ये तो सभी को पता होगा, ये इन मैडम का ऑफिशियल नाम है, ठीक है, एपिस इंडिका। ठीक, अब इधर सुनो, हमारे पास क्या होता है बेटा, फीमेल होती है और मेल भी होता है, ठीक है, ये तो सबको पता होगा। छत्ते में एक फीमेल जो अंडे दे सकती है, जो एग ले कर सकती है, उस स्पेशल फीमेल को हम क्या बुलाते हैं, क्वीन। बड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, क्वीन। हर छत्ते में एक ही क्वीन होती है, पहले तो तुमको ये ध्यान रखना, तभी मैंने इतनी कहानी समझाई है। मेल, मेल बहुत सारे होते हैं और उनको तुम क्या बोलते हो, ड्रोन, ठीक है। क्वीन एक, मेल जो ड्रोन होंगे वो बहुत सारे होंगे, ठीक। फीमेल की जो प्लॉइडी होती है वो 2n होती है, ठीक, यानी 16 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, यानी 32 आ गया, ठीक। मेल की जो प्लॉइडी होती है वो हैप्लॉइड होती है, यानी बेचारा बस 16 क्रोमोसोम लेके घूम रहा है, ठीक। समझ आया इतना। अब आगे देखो, यहाँ पे क्या होता है, एक चीज को समझ लेते हैं। क्वीन ना एक दिन अपने ड्रोन्स के साथ बाहर निकल लेती है, ठीक है।
गैमीट्स के डिपोजिशन के लिए, उसको बोलते हैं नप्चुअल फ्लाइट। ठीक है, नप्चुअल फ्लाइट। ठीक है, जहां पे वो उनसे गैमीट्स ले लेती है, भैया तुम गैमीट दे दो अपने अपने। ठीक है, अब इधर ध्यान से सुनना, यहाँ पे ड्रोन्स जो होते हैं वो फीमेल यानी हनी बी की बॉडी में ना एक थैला, समझ लो थैला लेके बाहर निकल रही है। ठीक है, उसको बोलते हैं स्पर्मेथिका। ठीक है, स्पर्मेथिका यानी थैला वाला स्ट्रक्चर। ड्रोन जितने भी गैमीट, जितने भी ड्रोन्स, एक ड्रोन केवल गैमीट नहीं देगा, बहुत सारे ड्रोन देते हैं अपने गैमीट, जितने ड्रोन से अपना योगदान हो सकता है सब दे देते बेचारे। ठीक है, वो इसको दे देंगे क्वीन को, और क्वीन क्या कर लेगी, अपने थैले में भर लेगी। थैला क्या है, स्पर्मेथिका। अब ये मत इमेजिन कर लेना हनी भी थैला लेके निकल रही है, उसकी बॉडी में है स्पर्मेथिका। ठीक है, उसमें डिपॉजिट कर लेगी। इतनी कहानी समझ में आई। अब देखो क्वीन ने क्या रिलीज किया बेटा, एग रिलीज कर दिया। ठीक है, एक बार में कितने एग रिलीज करेगी, 2500 से 3000 एग रिलीज कर लेती है। ठीक, यहां पे ये रहे गैमीट। ठीक है, मेल के गैमीट यानी ड्रोन के गैमीट। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान से सुनना, अगर मेल को अपने गैमीट बनाने होंगे तो मेल क्या करेगा भाई, मेल को अगर अपने गैमीट बनाने होंगे, ये वाली कंडीशन आएगी। मेल को अगर गैमीट बनाने, ये वाली कंडीशन, यानी मेल को क्या करना पड़ेगा बेटा, मेल को करना पड़ेगा माइटोसिस। ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा भैया, ये 2n वाली कंडीशन है, ये क्या करेगी, रिडक्शनल डिवीजन, यानी कि क्या हो जाएगा, मियोसिस। समझ में आया। अगर फीमेल को गैमेट बनाने हैं तो वो मियोसिस करेगी क्योंकि उसकी प्लॉइडी कितनी है, 2n वाली। ठीक है, मेल को अगर गैमेट्स बनाने हैं तो उसको माइटोसिस करना पड़ेगा यानी इक्वेशनल डिवीजन। क्यों, क्योंकि उसकी बॉडी हैप्लॉइड है। इतना क्लियर हो गया। अब क्या होगा, फीमेल अपना एग और इसका गैमीट फ्यूज करती जाएगी। ठीक है, फ्यूज करती जाएगी तो यहां पे क्या परफॉर्म हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो वो वही 2n वाली प्लॉइडी रिटेन होने लगेगी। 2n में भी देखो बेटा, अगर उसने खाई रॉयल जेली, अगर रॉयल जेली यानी हनी, अगर रॉयल जेली खा ली तो वो फीमेल क्या बनेगी बेटा, वो फीमेल बन जाएगी क्वीन। वो फीमेल क्या बनेगी, देखो 2n वाली प्लॉइडी वाली तो फीमेल ही बनेगी ना, तो ऐसी फीमेल जिसने रॉयल जेली खाई वो क्या बन गई, क्वीन। ठीक, जिसने खाई बी वैक्स, अब भाई कोई झाड़ू पोछा करने के लिए भी तो होना चाहिए, क्वीन या ड्रोन थोड़ी झाड़ू पोछा कर लेंगे। ठीक है, झाड़ू पोछे के लिए कौन आ जाएगी, वर्कर। क्या बुलाऊंगी मैं इसको, वर्कर बुलाऊंगी। और वर्कर कैसी होती है बेटा, स्टेराइल होगी। ठीक है, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, कैसी होगी, स्टेराइल। दोबारा समझो इतनी कहानी में क्या हुआ, क्वीन ने अपने अंडे दिए, मेल ने यानी ड्रोन ने अपने गैमीट दिए, फर्टिलाइज करती गई, 2n वाली प्लॉइडी हो गई यानी फीमेल बनेगी, ये तो डेफिनेट था। अब देखो दो टाइप की फीमेल बनी, जिसने रॉयल जेली फीड कर ली वो बन गई क्वीन। ठीक है, बी वैक्स जो है, जिसने बी वैक्स पे फीड किया वो बन गई वर्कर। वर्कर होती है स्टेराइल, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब देखो, अब यहाँ पे बेटा कुछ ऐसे भी एग थे जो ऐसे वाली कंडीशन के रह गए। मान लो मेल गैमीट खत्म हो गए बेचारे, अब इनका क्या, फालतू है ये, फालतू नहीं है बेटा। अब देखो ये वापस से किस वाली कंडीशन में बन जाएंगे, इस वाली कंडीशन में। यानी इतने पूरे प्रोसेस को मैंने क्या बोल दिया, इतने पूरे प्रोसेस को मैं बोलूंगी पार्थेनोजेनेसिस। जहां पे एग तो यानी जहां पे इंडिविजुअल तो बन रहा है बट विदाउट फर्टिलाइजेशन, क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। इसीलिए तो तुम्हारा मेल हैप्लॉइड रहता है। जहां पे बिना फर्टिलाइजेशन के कोई इंडिविजुअल बन जाता है वो प्रोसेस कहलाता है पार्थेनोजेनेसिस। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई बी का अगर पार्थेनोजेनेसिस हुआ है या बी ने पार्थेनोजेनेसिस किया है तो उसका रिजल्टेंट क्या बनेगा, रिजल्टेंट कौन सा इंडिविजुअल होगा, तो तुम्हें बताना होगा, उसका रिजल्टेंट हमारा ड्रोन होगा। इसीलिए ड्रोन हैप्लॉइड होते हैं क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ पार्थेनोजेनेसिस से बनते हैं। बाकी वर्कर बने या क्वीन बने ये फर्टिलाइजेशन से ही बनते हैं। हाँ, अब इतने प्रोसेस के बाद एक चीज हमें समझनी है, पुरानी वाली क्वीन का क्या, बेचारी को छत्ता छोड़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, कहीं भी हमें उससे क्या मतलब, बस ये जाएगी, क्यों, नई क्वीन बना के उसने खड़ी करी है बेटा, तो पुरानी वाली को तो जाना पड़ेगा। अब आएगा नई वाली का टाइम, नई वाली राज करेगी। समझ में आया इतना, ये हमारा था बेटा हनी बी का सेक्स डिटर्मिनेशन। अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम किसकी बात करेंगे बेटा,
म्यूटेशन की, कितने टाइप की म्यूटेशन होती है, पेडिग्री की बात भी करेंगे, ठीक है। इन डिटेल हम उस टॉपिक को बहुत अच्छे से करेंगे। तब तक के लिए जितने भी लेक्चर्स हमारे जेनेटिक्स के, बेटा जेनेटिक्स में ना एक प्रॉब्लम होती है, जब तक आपने पढ़ा तब तक आपको लगता है नहीं मुझे बहुत अच्छे से आ गया और मैं क्वेश्चंस लगा सकता हूं या लगा सकती हूँ, ठीक है। पर आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर आपने जेनेटिक्स नहीं रिवाइज किया, एनसीईआरटी खोलकर नहीं देखी, नोट्स खोलकर नहीं देखे, तो ये डेफिनेट है कि आप भूल जाएंगे, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूजन कर जाते हैं प्लाइयोट्रॉपी में, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में, मेजोरिटी कर जाती है और होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब अगर आप बुक नहीं खोलोगे, जब आप अपने नोट्स नहीं खोलोगे, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन तो होगी। और अगर कंफ्यूजन हुए तो आपको पता है मार्क्स डिडक्ट होंगे, चाहे आपका बोर्ड हो या कोई भी कॉम्पिटेटिव लेवल का एग्जाम हो। तो आपको बहुत अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है या आपको लग रहा है कि हाँ भी मेरा कुछ पॉइंट रह गए हैं, तो एक बार एनसीईआरटी रीड करें, लेक्चर्स को दोबारा अच्छे से देखें, फिर आपको समझ में आएगा कि जितना हम इसको टिपिकल समझते थे, क्या ये वाकई इतना है? जितना हमें लगता था कि नहीं यार ये चैप्टर तो बहुत बाउंस करता है, चलो छोड़ो, इतना ये चैप्टर वाकई डरावना नहीं है, इवन ये बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप समझना चाहें तो। और इसके साथ साथ अपनी हेल्प तो करनी ही है, पर अपने दोस्तों की भी करनी है। ज्यादा से ज्यादा इन लेक्चर्स को शेयर करना है, ताकि जिन जिन को जेनेटिक्स बड़ा टफ लगता है ना, बोलते हैं यार हमें नहीं समझ में आता, हम नहीं पढ़ेंगे, बाउंस कर रहा है, उनको भी लगे कि क्या यार वाह चैप्टर तो मजेदार है, इतना भी टफ नहीं है या इतना भी बेकार नहीं है जितना हमें लगता है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे बहुत अच्छे से सारे दोस्तों के साथ, और ऐसे ही अपना प्यार बायोविस्टा को देते रहेंगे। थैंक यू।